हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीप कोडिंग। और आज की वीडियो होने वाली है पाइथन के ऊपर। आज हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और साथ ही साथ हम एक गेम भी डेवलप करेंगे पाइथन की मदद से। चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे हाउ टू गेट स्टार्टेड विद पाइथन। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं पाइथन यूज़ करने के लिए और कैसे इसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद हम अपना पहला पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे और उसे रन करेंगे। हम सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में, कैसे इनपुट लिया जाता है यूज़र्स से, कैसे किसी वेरिएबल का टाइप कन्वर्ट किया जाता है, पाइथन में लिस्ट क्या होती हैं, टपल किसे कहते हैं, फंक्शंस किस तरह डिफाइन होते हैं और उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, लूप्स किस किस तरह के होते हैं, फॉर लूप, फॉर ईच लूप एंड वाइल लूप, पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती हैं और उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, कैसे क्लासेस डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं। और साथ ही साथ हम एक गेम भी डेवलप करना सीखेंगे पाइथन की मदद से। तो चलिए बात करते हैं गेम डेवलपमेंट के बारे में। गेम डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्यों हर प्रोग्रामर को गेम्स डेवलप करने चाहिए। गेम डेवलप करने से हमारा लॉजिकल माइंड एक्टिवेट होता है। गेम डेवलप करना हमें क्रिएटिव बनाता है। गेम डेवलप करना हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। गेम डेवलप करने से हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। गेम डेवलप करना हमें चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करना भी सिखाता है। और सबसे अच्छा बेनिफिट गेम डेवलप करने से ये होता है कि ये प्रोग्रामिंग को इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि इसमें हम बोरिंग सी ब्लैक स्क्रीन की जगह कलर से खेलते हैं। तो बिना किसी देरी के सीखते हैं पाइथन। पाइथन को यूज़ करने के लिए हमें बस एक कंप्यूटर की ज़रूरत है। हमें इस वेबसाइट पे जाना है www.python.org और वहाँ से पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। करेंटली लेटेस्ट वर्जन है 3.8.2। इसे इंस्टॉल करना सिंपल है, बस हमें एक खास चीज़ का ध्यान देना है। जब हम इंस्टॉलेशन विंडो पे आए तो हमें ऐड पाइथन टू पाथ वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करना नहीं भूलना है। प्रोग्रामिंग करने के लिए रिकमेंड किया जाता है कि हम IDE का यूज़ करें। चलिए अब देखते हैं IDE क्या होता है। IDE का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कंप्यूटर्स प्रोग्रामर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, जिससे कि प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो। IDE में बहुत से फीचर्स होते हैं, जैसे कि डिबगिंग, वर्किंग ऑन मल्टीपल टैब्स, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और भी बहुत कुछ। हम चाहें तो अपने प्रोग्राम को एक सिंपल से नोटपैड में भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती। बस ये समझ लीजिए कि IDE एक एडवांस नोटपैड की तरह है, जहाँ पर प्रोग्रामिंग पे होने वाले सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। IDE के कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट VS कोड, पाइचार्म, नोटपैड ++, सबलाइम टेक्स्ट। मैं पर्सनली VS कोड यूज़ करता हूँ और आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। चलिए अब अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम Ctrl+N प्रेस करेंगे। अब इसे सेव करेंगे Ctrl+S से। इसको अब एक नाम देंगे, प्रोग्राम 1.py। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है। चलिए अब प्रोग्राम लिखते हैं। पाइथन में कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम टाइप करेंगे प्रिंट और फिर डबल या सिंगल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड। पाइथन में किसी भी टेक्स्ट को सिंगल या डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फाइल को सेव करेंगे। प्रोग्राम रन करने के लिए हम इस आइकन को क्लिक करेंगे। प्रोग्राम रन करते ही एक टर्मिनल विंडो ओपन हो जाएगी और उस पर आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका होगा। अगर कोई नंबर प्रिंट करना हो तो उसे कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन सा गेम बनाएंगे। तो इस गेम का नाम है टिक टैक टो। चलिए देखते हैं इस गेम को रन करके कि ये कैसे दिखेगा। रन करते ही ये टर्मिनल विंडो में मैसेज देगा एंटर प्लेयर 1 नेम। तो हम अभी के लिए अर्जुन डाल देते हैं। प्लेयर 2 नेम भीम डाल देते हैं।
आप देखेंगे एक एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। इसे ओपन करते हैं तो ये है हमारा टिक टैक टो गेम। इसे 2 प्लेयर्स खेलते हैं बारी बारी से। ये गेम सिंगल कंप्यूटर पे ही चलेगा, तो दोनों प्लेयर्स एक ही कंप्यूटर पे इसे खेल सकते हैं। वैसे तो मोस्टली हर किसी ने इस गेम को कभी ना कभी खेला होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं खेला उनके लिए इस गेम के कुछ रूल्स जान लेते हैं। ये बेसिकली एक 2 प्लेयर्स गेम है, जहां पर हर प्लेयर बारी बारी से अपने ब्लॉक्स कैप्चर करता है। इस गेम का ऑब्जेक्टिव है 3 ब्लॉक्स को कैप्चर करना एक स्ट्रेट लाइन में। जो भी प्लेयर इसे पहले अचीव कर देगा वो जीत जाएगा। अगर कोई भी प्लेयर नहीं कर पाए तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि वैसे तो मैंने इस वीडियो में हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की है, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में नए हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के ऊपर मैं एक बिगिनर्स वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा, जिसमें आप प्रोग्रामिंग के बेसिक्स अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं गेम डेवलप शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें। PyPI एक ऑनलाइन रिपॉजिटरी है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसके बारे में और जानने के लिए हम www.pypi.org पे जा सकते हैं। बेसिकली ऑनलाइन रिपॉजिटरी को आसान भाषा में समझे तो पाइथन में बहुत सारे डेवलपर्स काम करते हैं, जो कि पाइथन में कुछ मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं किसी काम को करने के लिए, जिन्हें दोबारा आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हम किसी आउटलुक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पर हमने ऑटोमेशन किया है मेल सेंड करने के लिए, रीड करने के लिए और फाइंड करने के लिए, और उसके अंदर बहुत सा कोड होगा जो इस ऑटोमेशन में हेल्प करता होगा। बाद में अगर हम कभी किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करें और हमें आउटलुक की कुछ फंक्शनैलिटीज़ को इंक्लूड करना हो, तो हम सिंपली इस प्रोग्राम को इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें वो पूरा कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो pypi.org ऐसे ही बहुत सारे मॉड्यूल्स या कहें लाइब्रेरीज से भरा है, जहाँ पर हमें किसी टास्क के लिए वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं। इस गेम को डेवलप करने के लिए हम Pygame मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। PyPI से Pygame को इंस्टॉल करने के लिए हम अपने टर्मिनल पे लिखेंगे pip install Pygame। तो ये मॉड्यूल डायरेक्टली आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं और चलते हैं अपने VS कोड स्क्रीन पे। हम अपने VS कोड के टर्मिनल पे टाइप करेंगे pip install Pygame, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये मैसेज दिखाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। जैसे ही आपके सिस्टम में ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, ये मैसेज देगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड Pygame। चलिए शुरू करते हैं अब अपनी गेम डेवलपमेंट। मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन कर दी है। अब इसे सेव कर देता हूँ tictacto.py के नाम से। अब हम Pygame मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम टाइप करेंगे import Pygame। हम इस मॉड्यूल को नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि PG। तो हम टाइप करेंगे import Pygame as PG। उसके बाद हम Pygame मॉड्यूल का init फंक्शन यूज़ करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है Pygame की सारी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करने के लिए। तो हम टाइप करेंगे pg.init। अब हम अपनी गेमिंग विंडो स्क्रीन सेट करेंगे। टाइप करेंगे screen is equal to pg.display.set_mode डबल ब्रैकेट्स के अंदर 500,500। अब ये 500,500 क्या है? ये बेसिकली हमारे गेमिंग स्क्रीन के डायमेंशंस हैं। पहला डायमेंशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वर्टिकल एक्सिस को। तो बेसिकली ये एक 500 बाय 500 की विंडो क्रिएट कर देगा। अब हम विंडो का टाइटल सेट करेंगे। तो टाइप करेंगे pg.display.set_caption ब्रैकेट के अंदर कोट्स में लिखेंगे टिक टैक टो। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप देखेंगे कि एक विंडो ओपन हुई और गायब हो गई। वो इसलिए क्योंकि हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका था। चलिए अब देखते हैं इस विंडो को रोका कैसे जाए। अब हम एक बुलियन वेरिएबल बनाएंगे। टाइप करेंगे
रनिंग इज इक्वल टू ट्रू। अब हम एक while लूप यूज़ करेंगे, while रनिंग कोलन। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा कर्सर थोड़ा सा इंडेंट हो चुका होगा राइट साइड में। इसका मतलब हम जो भी टाइप करेंगे वो इस लूप के अंदर होगा। पाइथन में बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होते। यहाँ पर सारा काम इंडेंटेशन करता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ध्यान दें हम अपना कोड कहाँ लिख रहे हैं। अब हम एक फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे और टाइप करेंगे फॉर इवेंट इन pg.event.get। पाइगेम में event.get फंक्शन बेसिकली पाइगेम में होने वाले सारे इवेंट्स को कैप्चर करता है और उनकी लिस्ट बना देता है। इवेंट्स में सब कुछ आता है, जैसे कि माउस क्लिक, कीबोर्ड प्रेस, माउस मूवमेंट, एग्जिट बटन, ये सारे इवेंट्स हैं। तो ये लूप उस वक्त पाइगेम में हुए सारे इवेंट्स को कैप्चर करेगा और एक एक करके इवेंट में स्टोर करेगा। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर और इंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब हम जो कुछ भी लिखेंगे वो फॉर ईच लूप के अंदर होगा। अब हम चेक करेंगे if event.type equal to pg डॉट कैपिटल लेटर्स में quit कोलन। मतलब अगर हमारा इवेंट का टाइप क्विट है और ये इवेंट कॉल होता है जब हम क्लोज बटन को क्लिक करते हैं, तो हम टाइप करेंगे रनिंग इक्वल टू फॉल्स। मतलब कि जैसे ही हम क्लोज बटन क्लिक करें रनिंग वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स हो जाए, और जैसे ही रनिंग फॉल्स होगा हमारा while लूप एंड हो जाएगा और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। अब टाइप करेंगे pg.display.update। ये फंक्शन पाइगेम की विंडो को अपडेट करता है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। चलिए पाइथन वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं। पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। हम जैसे ही कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में डालते हैं वो उसी टाइप का हो जाता है। इंटीजर्स वेरिएबल, इन वेरिएबल्स में हम नंबर स्टोर करते हैं। पाइथन में इंटीजर्स वैल्यू की कोई लिमिट नहीं होती। आप कितना भी बड़ा नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। फ्लोट वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स में डेसिमल नंबर स्टोर होते हैं, जैसे कि 1.8, 3.0, -4.5। स्ट्रिंग वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स में टेक्स्ट स्टोर होता है, जैसे कि जॉन, सैम। पाइथन केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब पाइथन में अगर हम स्मॉल n से नेम लिखें और कैपिटल N से नेम लिखें तो ये अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना होता है कि हम कोई भी सिंटैक्स या वेरिएबल का नाम सही तरह से लिखें। बुलियन वेरिएबल, इन वेरिएबल्स में हम ट्रू या फॉल्स स्टोर करते हैं। सिंटैक्स का खास ध्यान देंगे, ट्रू और फॉल्स हमेशा कैपिटल T एंड F से स्टार्ट होंगे। लिस्ट वेरिएबल, इन वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेट करके लिखते हैं। टपल वेरिएबल, ये वेरिएबल भी लिस्ट की तरह ही होते हैं और इनमें भी हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। लिस्ट और टपल में यही डिफरेंस है कि टपल में स्टोर्ड कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट में ऐसा पॉसिबल है। मतलब हम यहाँ पर मेल को चेंज करके और कुछ नहीं एंटर कर सकते, हमें पूरे टपल को ही चेंज करना होगा। टपल या लिस्ट के अंदर की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें 22 को यूज़ करना हो तो हम सेकंड इंडेक्स को यूज़ करेंगे और टाइप करेंगे नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2। लिस्ट के अंदर हम टेक्स्ट वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट में हम मिक्स्ड वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नंबर्स और टेक्स्ट। लिस्ट के अंदर हम टपल भी स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट में हम लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें लिस्ट 3 में 2 को एक्सेस करना हो तो हम देखेंगे लिस्ट 3
में 2 लिस्ट स्टोर्ड हैं और 2 फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर्ड लिस्ट में है। इस इनर लिस्ट में 2 यहाँ पर 0 इंडेक्स पर है, इसलिए हम टाइप करेंगे लिस्ट 3 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। मतलब फर्स्ट इंडेक्स में जो लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स पे स्टोर्ड वैल्यू। गेम डेवलप करने के लिए कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं कलर्स कैसे बनते हैं। तो सारे कलर्स बेसिकली 3 कलर्स के मिक्सचर से बनते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और इन तीनों कलर्स की वैल्यू 0 से 255 के रेंज में होती है। वाइट कलर में तीनों कलर्स की वैल्यू 255 होती है। ब्लैक कलर में तीनों कलर्स की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स की ये वैल्यूज़ हैं। अगर हमें किसी कलर की वैल्यूज़ जाननी हो तो हम गूगल पर कलर पिकर लिखकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी कलर की शेड सिलेक्ट करेंगे तो हमें उसकी वैल्यूज़ नीचे दिखाई देंगी। चलिए देखते हैं क्लासेस क्या होती हैं। तो क्लास एक यूज़र डिफाइंड फॉर्म होती है जिससे कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। क्लासेस डेटा और फंक्शनैलिटीज़ को एक साथ बांधने का एक जरिया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कार एक क्लास है। हर कार के कुछ स्टेट्स होती हैं जैसे कि स्पीड, फ्यूल और कुछ बिहेवियर्स होते हैं जैसे कि स्टार्ट, स्टॉप, एक्सीलरेट और ब्रेक। चलिए देखते हैं पाइथन में क्लासेस कैसे डिफाइन होती हैं। यहाँ पर हमने एक कार क्लास बनाई है और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन है जिसका नाम है इनिट। क्लास में कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हुए हम एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास करते हैं सेल्फ। सेल्फ क्लास में जितने भी वेरिएबल्स या फंक्शन हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। इनिट फंक्शन के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, स्पीड, फ्यूल और इंजन स्टेट, जिनकी वैल्यूज़ हमने 0, 0 और ऑफ दी है। बेसिकली कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जब भी हम उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हम नॉर्मली सारे वेरिएबल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। इस क्लास में हमने 2 फंक्शंस और डिफाइन किए हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट फंक्शन इंजन स्टेट वेरिएबल की वैल्यू ऑन कर देगा और इंजन स्टार्टेड प्रिंट कर देगा। इसी तरह स्टॉप फंक्शन इंजन स्टेट की वैल्यू ऑफ कर देगा और इंजन स्टॉप प्रिंट कर देगा। क्लासेस को यूज़ करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। यहाँ पर हमने न्यू कार नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। न्यू कार ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही इनिट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। उसके बाद न्यू कार डॉट स्टार्ट से स्टार्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद स्टॉप से स्टॉप फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब अपने गेम का स्ट्रक्चर चेंज करके इसमें क्लासेस इंक्लूड करते हैं। पहली लाइन में से एसपीजी रिमूव कर देंगे, उसके नीचे क्लास डिफाइन करेंगे। टाइप करेंगे क्लास टिक टैक टो कोलन। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर ब्रैकेट के अंदर सेल्फ। यहाँ पर सबसे पहले पाइगेम को क्लास का एक वेरिएबल बना देंगे। टाइप करेंगे सेल्फ डॉट पीजी इक्वल टू पाइगेम। एक और फंक्शन बनाएंगे गेम इनिशियलाइज करने के लिए, डेफ गेम इनिट ब्रैकेट के अंदर सेल्फ। इसके अंदर ये तीनों रो को पेस्ट कर देंगे और जो भी वेरिएबल क्लासेस का पार्ट है उनके आगे सेल्फ डॉट लगा देंगे। रनिंग वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करेंगे, सेल्फ डॉट रनिंग इक्वल टू ट्रू। अब एक प्ले गेम फंक्शन बनाएंगे, डेफ प्ले गेम ब्रैकेट के अंदर सेल्फ, और इस फंक्शन के अंदर ये सारा पेस्ट कर देंगे और जो भी वेरिएबल्स क्लासेस का पार्ट हैं उनके आगे सेल्फ डॉट लगा देंगे। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, गेम इक्वल टू टिक टैक टो। ये करते ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और सारी वेरिएबल्स डिफाइन हो जाएंगे। अब हम गेम इनिट फंक्शन को कॉल करते हैं, गेम डॉट
गेम मिनट और अब प्ले गेम कॉल करेंगे गेम डॉट प्ले गेम। अब इसे रन करके देखते हैं तो सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है। अब प्रोग्राम में कमेंट्स इंसर्ट कर देते हैं ताकि हमें कमेंट्स पढ़कर पता लग जाए कि कौन सा फंक्शन किस लिए लिखा है। पाइथन में कुछ भी कमेंट करने के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं, तो हम जल्दी से कमेंट इंसर्ट कर देते हैं। गेम मिनट फंक्शन के लिए हैशटैग इनिशियलाइज गेम और यहाँ पर हैशटैग प्लेइंग गेम। एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर गेम स्क्रीन ब्लैक कलर में है, चलिए इसे वाइट स्क्रीन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए कुछ कलर्स वेरिएबल्स हम कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर देते हैं जो कि हमें गेम में यूज़ करने हैं। तो टाइप करेंगे सेल्फ डॉट वाइट इक्वल टू, अब एक टपल के अंदर 255, 255 लिख देंगे। इसी तरह सेल्फ डॉट ब्लैक इक्वल टू 0, 0, 0। सेल्फ डॉट रेड इक्वल टू 255, 0, 0। सेल्फ डॉट ग्रीन इक्वल टू 112, 173, 71। यहाँ पर मैंने ग्रीन की थोड़ी सी शेड चेंज करी है। सेल्फ डॉट ब्लू इक्वल टू 91, 155, 213। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर की भी थोड़ी सी शेड चेंज की है। अब प्ले गेम फंक्शन के अंदर वाइल लूप में एक कमांड लिखते हैं सेल्फ डॉट स्क्रीन डॉट फिल ब्रैकेट के अंदर सेल्फ डॉट वाइट। इसका मतलब स्क्रीन को वाइट कलर से फिल कर दो। इसे रन करते हैं तो यहाँ बैकग्राउंड वाइट हो चुका है। अब एक फंक्शन डिफाइन करते हैं टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए। तो हम टाइप करेंगे फंक्शन टू डिस्प्ले टेक्स्ट डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर टेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर सेल्फ कॉमा मैसेज कॉमा साइज कॉमा कलर कॉमा एक्स कॉमा वाई। अब देखते हैं ये सारे पैरामीटर्स क्या हैं। मैसेज में हमारा टेक्स्ट आएगा जो हमें डिस्प्ले कराना है। साइज टेक्स्ट का साइज होगा। कलर जिस कलर में हमें टेक्स्ट प्रिंट करना है। एक्स टेक्स्ट की हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगा और वाई टेक्स्ट की वर्टिकल पोजीशन होगा। अब टाइप करेंगे sys अंडरस्कोर फॉन्ट इक्वल टू सेल्फ डॉट pg डॉट फॉन्ट sys फॉन्ट। यहाँ पर sys फॉन्ट कैपिटल S कैपिटल F से होगा। ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हम एरियल फॉन्ट यूज करेंगे कॉमा साइज। टेक्स्ट इक्वल टू sys अंडरस्कोर फॉन्ट डॉट रेंडर ब्रैकेट के अंदर मैसेज कॉमा 0 कॉमा कलर। अब टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए हम x और y की वैल्यू को शिफ्ट करेंगे टेक्स्ट की हाफ हाइट और हाफ विड्थ से, ताकि टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। तो हम टेक्स्ट की हाइट और विड्थ को हाफ करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। तो हम टाइप करेंगे x इक्वल टू x माइनस टेक्स्ट डॉट गेट अंडरस्कोर विड्थ फंक्शन ब्रैकेट्स डबल स्लैश 2। यहाँ पर हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम एक स्लैश यूज़ करें तो सिंपली डिवाइड होगा और हाफ वैल्यू डेसिमल में आ सकती है, जैसे कि 7 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3.5। लेकिन हमें सिर्फ 3 चाहिए, तो पाइथन में हम डिवीज़न में क्वोशिएंट रिसीव करने के लिए डबल स्लैश यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम y की वैल्यू को चेंज करेंगे y इक्वल टू y माइनस टेक्स्ट डॉट गेट अंडरस्कोर हाइट फंक्शन ब्रैकेट्स डबल स्लैश 2। अब हम एक टपल क्रिएट करेंगे टेक्स्ट अंडरस्कोर पोजीशन इक्वल टू x कॉमा y। और फाइनली टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए स्क्रीन में ब्लिट फंक्शन यूज़ करेंगे सेल्फ डॉट स्क्रीन डॉट ब्लिट ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट कॉमा टेक्स्ट अंडरस्कोर पोजीशन।
तो अब हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया है। चलिए अब इसे यूज़ करते हैं। इसे हम प्लेगेम फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। फिल वाइट कलर के बाद टाइप करेंगे सेल्फ डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर टेक्स्ट। ब्रैकेट के अंदर हमें डिस्प्ले करना है टिक टैक टो, साइज 40, कलर सेल्फ डॉट ब्लैक, एक्स वैल्यू टाइप करेंगे 250, क्योंकि हमारी विंडो का हॉरिजॉन्टल साइज 500 है और हमें सेंटर पे टेक्स्ट चाहिए, तो 500 का हाफ 250। वाई वैल्यू 20, मतलब ऊपर से 20 पिक्सल्स वर्टिकली डाउन। इसे रन करके देखते हैं तो हमारा टाइटल टेक्स्ट प्रिंट हो चुका है। चलिए देखते हैं पाइगेम में शेप्स कैसे बनाते हैं। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम टाइप करेंगे self.pg.draw.rect। ब्रैकेट के अंदर पहला पैरामीटर होता है स्क्रीन, तो टाइप करेंगे self.screen, कॉमा दूसरा पैरामीटर होता है कलर, तो लिखते हैं कोई भी कलर जैसे कि self.red। तीसरा पैरामीटर होता है टपल, जिसमें रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो पहले टपल डिफाइन कर लेते हैं। एक लाइन ऊपर टाइप करेंगे रेक्ट पोज इक्वल टू, इस टपल में 4 वैल्यूज़ होती हैं। पहली x, मतलब कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो हम लेते हैं 100। फिर y, वर्टिकल पोजीशन, हम लेते हैं 100। फिर हॉरिजॉन्टल विड्थ हम लेते हैं 100, और लास्ट में हाइट, इसे भी हम लेते हैं 100। अब इस टपल को इस फंक्शन में प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर टाइप करेंगे रेक्ट पोज। चलिए देखते हैं इसे रन करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड रेक्टेंगल डिस्प्ले हो गया है। स्टार्टिंग पोजीशन 100,100 है, विड्थ 100 और हाइट 100। अब देखते हैं पाइगेम में नो फिल रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं विद ओनली बॉर्डर्स। तो पाइगेम में बॉर्डर्स एंड नो फिल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसे हम मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज हमें रेड बॉर्डर रेक्टेंगल चाहिए, तो हम रेड रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल बना देंगे जो बैकग्राउंड कलर से मैच होगा, जैसे कि यहाँ पे वाइट। तो इसके लिए हम रेक्ट पोज को चेंज करके आउटर बॉक्स कर देते हैं। अब यहीं 2 लाइन नीचे पेस्ट कर देते हैं। नीचे वाले रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स को इनर बॉक्स कर देते हैं। अब हमें 5 पिक्सल्स का बॉर्डर चाहिए, तो उसके लिए हम इनर रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स को 105,105 कर देते हैं। विड्थ के लिए 5 पिक्सल लेफ्ट से गए, 5 राइट से गए, तो बचे 90 आउटर बॉक्स के हिसाब से, और ऐसे ही हाइट भी इसी तरह होगी 90, 5-5 पिक्सल टॉप और बॉटम से माइनस करते हुए। अब इनर रेक्टेंगल हमें वाइट कलर में चाहिए, तो हम टाइप करेंगे self.white। चलिए अब देखते हैं इसे रन करके। तो यहाँ पर हमें 5 पिक्सल्स का बॉर्डर रेक्टेंगल डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इन्हीं रेक्टेंगल्स की हेल्प से गेम के लिए ग्रिड डिस्प्ले करेंगे 3x3 का। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो ये रहा हमारा ग्रिड। गेम विंडो की विड्थ है 500, हाइट है 500, पहला पॉइंट है हमारा 100,50 पोजीशन पे। ऐसे ही हमारे पास 9 स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं जिनके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं ये। अब हम पहले 3 कोऑर्डिनेट्स को एक लिस्ट में ले लेंगे, फिर सेकंड रो को भी इसी तरह लिस्ट में ले लेंगे, फिर लास्ट 3 कोऑर्डिनेट्स को भी ऐसे ही लेंगे। अब हम ये तीनों लिस्ट को एक बड़ी लिस्ट में ले लेंगे। अब बेसिकली हमें इन 9 कोऑर्डिनेट्स पे 100 विड्थ और 100 हाइट के रेक्टेंगल्स बनाए हैं विद 5 पिक्सल बॉर्डर। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक लिस्ट ग्रिड पोजीशन नाम से। तो हम यहाँ टाइप करेंगे self.gridPosition इक्वल टू, और फिर ये लिस्ट बना देंगे। ये है पहले 3 कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट, ये है मिडल 3 कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट, और ये है लास्ट 3 कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट, और ये तीनों लिस्ट है एक बड़ी लिस्ट में। अब क्रिएट करेंगे एक फंक्शन, टाइप करेंगे def
डिस्प्ले अंडरस्कोर ग्रिड ब्रैकेट के अंदर सेल्फ। इसमें एक फॉर ईच लूप चलाएंगे तीनों रोज की लिस्ट को एक्सेस करने के लिए। फॉर रो इन सेल्फ डॉट ग्रिड पोजिशन। अब इसमें एक और फॉर ईच लूप चलाएंगे हर रो के तीनों कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस करने के लिए। फॉर कॉर्ड इन रो। तो अब हम ये 4 रोज यहां से कट करके यहां पेस्ट कर देंगे और इसमें चेंज करते हैं कुछ चीजें। आउटर बॉक्स में एक्स एंड वाई पोजीशन को रिप्लेस करेंगे अपने कोऑर्डिनेट से। तो कोऑर्डिनेट में पहली वैल्यू होती है हमारी एक्स और दूसरी होती है वाई। तो टाइप करेंगे कॉर्ड 0, कॉर्ड 1 और विड्थ एंड हाइट हमारी 100 ही रहेगी। आउटर बॉक्स हमारा ब्लैक कलर में होगा तो टाइप करेंगे सेल्फ डॉट ब्लैक। अब इनर बॉक्स के लिए हमें 5 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए। तो पोजीशन रहेगी कॉर्ड 0 + 5, कॉर्ड 1 + 5। विड्थ और हाइट 90 ही रहेगी। तो अब ये कंप्लीट लूप चलेगा और हर कोऑर्डिनेट में 100 बाय 100 का बॉर्डर रेक्टेंगल डिस्प्ले कर देगा। चलिए अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं प्ले गेम के अंदर और लिखते हैं सेल्फ डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर ग्रिड। देखते हैं इसे रन करके। तो ये हमारा ग्रिड डिस्प्ले हो रहा है। अब देखते हैं पाइगेम में सर्कल्स कैसे डिस्प्ले होते हैं। तो पाइगेम में सर्कल्स डिस्प्ले करने के लिए हमें चाहिए सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस। तो अब हम एक सर्कल डिस्प्ले करते हैं पहले ब्लॉक में। हमें पता है पहले ब्लॉक का सेंटर 150, 100 है। तो अब हम चलते हैं अपने प्ले गेम फंक्शन के अंदर और यहाँ एक टपल क्रिएट करते हैं सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स के लिए। सेंटर इक्वल टू 150, 100। रेडियस लेते हैं 30 का, रेडियस इक्वल टू 30। कलर लेते हैं रेड, कलर इक्वल टू सेल्फ डॉट रेड। अब टाइप करेंगे सेल्फ डॉट pg डॉट ड्रॉ डॉट सर्कल और ब्रैकेट के अंदर 4 पैरामीटर्स पास करेंगे। सेल्फ डॉट स्क्रीन, कलर, सेंटर एंड रेडियस। अब इसे रन करके देखते हैं। अब हम देख सकते हैं कि एक रेड सर्कल जो कि पहले ब्लॉक के सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कैसे यूजर्स के क्लिक्ड बॉक्सेस में सर्कल्स डिस्प्ले होंगे डिफरेंट कलर्स के। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट 100, 50 पे है और उसका सेंटर 150, 100 पे है। ये हमारे ग्रिड कोऑर्डिनेट्स हैं और ये हर बॉक्स के सेंटर कोऑर्डिनेट्स होंगे। रेडियस हमारा 30 होगा। अब देखते हैं कैसे हमारे डिफरेंट कलर्स के सर्कल्स डिस्प्ले होंगे। अगर हम प्लेयर 1 को ग्रीन कलर दें तो ग्रीन सर्कल्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर प्लेयर 2 को ब्लू कलर दें तो ब्लू सर्कल्स की वैल्यू 2 हो जाएगी और जो ब्लॉक्स कैप्चर्ड नहीं है उन्हें हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इसको हम एक लिस्ट में डिनोट करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो चलिए देखते हैं इस लिस्ट की मदद से हम कैसे डिफरेंट कलर्ड सर्कल्स बनाएंगे। तो हम पहले ये लिस्ट डिफाइन करते हैं। सेल्फ डॉट ग्रिड स्टेटस इक्वल टू एक लिस्ट के अंदर हम 3 लिस्ट बनाएंगे 0, 0, 0 की। तो इनिशियली गेम स्टार्ट होने पर सारे बॉक्सेस 0 होंगे, मतलब नो सर्कल्स। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो सर्कल्स डिस्प्ले करेगा बेस्ड ऑन ग्रिड स्टेटस लिस्ट। तो टाइप करेंगे #display circles def display underscore circles ब्रैकेट के अंदर सेल्फ। अब एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर रो इन रेंज 3। तो ये लूप बेसिकली 3 बार चलेगा जिसमें रो की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। ऐसे ही हम कॉलम के लिए दूसरा लूप चलाएंगे और कॉल इन रेंज 3। इसमें चेक करेंगे कि कहीं ग्रिड स्टेटस की वैल्यू 0 तो नहीं है। टाइप करेंगे इफ सेल्फ डॉट ग्रिड स्टेटस
ब्रैकेट के अंदर रो ब्रैकेट के अंदर कॉलम इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये तीनों लाइन यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हमें सेंटर की वैल्यू चेंज करने के लिए हमें हर ब्लॉक का सेंटर चाहिए होगा। तो इसके लिए टाइप करेंगे सेल्फ डॉट ग्रिड पोजिशन स्क्वायर ब्रैकेट में रो स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम उसका 0 कोऑर्डिनेट प्लस 50 कॉमा सेल्फ डॉट ग्रिड पोजिशन ब्रैकेट रो ब्रैकेट कॉलम ब्रैकेट 1 प्लस 50। रेडियस 30 ही रहेगा। अब बारी है सर्कल्स कलर की। इसमें चेक करेंगे कि ग्रिड स्टेटस में उस ब्लॉक की वैल्यू क्या है। टाइप करेंगे इफ सेल्फ डॉट ग्रिड स्टेटस ब्रैकेट रो ब्रैकेट कॉलम इक्वल टू 1। मतलब अगर वैल्यू 1 है तो ग्रीन सर्कल डिस्प्ले होना चाहिए। तो कलर की वैल्यू ग्रीन कर देंगे, कलर इक्वल टू सेल्फ डॉट ग्रीन। इसी तरह इफ सेल्फ डॉट ग्रिड स्टेटस रो कॉल इक्वल टू 2 so color इक्वल टू सेल्फ डॉट ब्लू। मतलब अगर वैल्यू 2 है तो ब्लू कलर होना चाहिए। अब इस फंक्शन को प्ले गेम फंक्शन के अंदर डिस्प्ले ग्रिड फंक्शन के नीचे लिख देंगे सेल्फ डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर सर्कल्स। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सर्कल नहीं आ रहा है क्योंकि ग्रिड स्टेटस में ग्रिड की वैल्यू 0 है। चलिए अब कुछ वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं। तो पहली रो में सेंटर बॉक्स में 1 लिखते हैं और मिडिल रो में लास्ट बॉक्स में 2 लिखते हैं। अब रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली रो के सेंटर में ग्रीन सर्कल है और दूसरी रो के लास्ट में ब्लू सर्कल है। तो ये तो हमने मैनुअली ग्रिड स्टेटस लिस्ट की वैल्यू चेंज की, इसलिए ये सर्कल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जहाँ जिस ब्लॉक पे प्लेयर क्लिक करे उसके हिसाब से उसका सर्कल आए, तो इसे करने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि माउस से कैसे इनपुट लिया जाता है और फिर कैसे पता लगाए कि हमने कहाँ पर क्लिक किया है। तो इसके लिए हम एक माउस टपल वेरिएबल क्रिएट करते हैं सेल्फ डॉट माउस इक्वल टू 0,0। इनिशियली हमने इसे 0,0 कोऑर्डिनेट पे सेट कर दिया है। ग्रिड स्टेटस की भी सारी वैल्यूज 0 कर देंगे। अब देखते हैं माउस क्लिक इवेंट कैसे ट्रिगर होता है। तो हम प्ले गेम फंक्शन में फॉर ईच इवेंट लूप के अंदर चेक करेंगे कि माउस क्लिक इवेंट ट्रिगर हुआ है कि नहीं। तो टाइप करेंगे elif event डॉट टाइप इक्वल टू सेल्फ डॉट pg डॉट माउस बटन डाउन। माउस बटन डाउन कैपिटल में होगा। मतलब अगर इवेंट टाइप माउस बटन क्लिक है तो इवेंट की पोजीशन हम माउस में कैप्चर कर लेंगे। तो टाइप करेंगे सेल्फ डॉट माउस इक्वल टू इवेंट डॉट पोज। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं और टाइप करेंगे प्रिंट सेल्फ डॉट माउस। इसे रन करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ये माउस की पोजीशन प्रिंट कर रहा है टर्मिनल पे। इसे क्लोज कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कैसे चेक करेंगे कि हमने किस ब्लॉक को क्लिक किया है। तो ये हमारा ग्रिड है। सपोज हमने यहाँ क्लिक किया है और ये इस ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो माउस का x कोऑर्डिनेट 330 है, वो 300 से बड़ा है और 400 से छोटा है। और माउस का y कोऑर्डिनेट 110 है, वो 50 से बड़ा है और 150 से छोटा है। तो बस इसी तरह हमें पता लगाना है कि हमने किस ब्लॉक को क्लिक किया है। चलिए इसे प्रोग्राम में लिखते हैं। इसके लिए पहले एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इज एरिया क्लिक्ड, जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि हमने उस एरिया में क्लिक किया है कि नहीं। टाइप करेंगे फंक्शन टू चेक इफ एरिया क्लिक्ड डेफ इज एरिया क्लिक्ड ब्रैकेट में सेल्फ कॉमा एरिया। यहाँ पर एरिया एक लिस्ट होगा जिसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी रेक्टेंगल के। पहले 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे रेक्टेंगल के टॉप लेफ्ट पॉइंट के, दूसरे 2 कोऑर्डिनेट होंगे रेक्टेंगल के बॉटम राइट पॉइंट के। तो हम चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट माउस ऑफ 0 इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ 0
and self.mouse of 0 is smaller than area of 2 and self.mouse of 1 is greater than area of 1 and self.mouse of 1 is smaller than area of 3। मतलब कि अगर माउस का x कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल के टॉप लेफ्ट पॉइंट की x वैल्यू से बड़ा होगा और बॉटम राइट पॉइंट की x वैल्यू से छोटा होगा, और ऐसे ही माउस का y कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल के टॉप लेफ्ट पॉइंट की y वैल्यू से बड़ा होगा और बॉटम राइट पॉइंट की y वैल्यू से कम होगा, तो रिटर्न करेंगे ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये फंक्शन चेक करेगा कि अगर कोई एरिया क्लिक्ड है तो ट्रू रिटर्न कर दो वरना फॉल्स। अब एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे self.player इक्वल टू 1 जो रिप्रेजेंट करता है कि किस प्लेयर का चांस है। इनिशियली प्लेयर 1 का चांस होगा, तो इसलिए हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 दी है। अब एक फंक्शन डिफाइन करते हैं #अपडेटिंग ग्रिड स्टेटस डेफ अपडेट ग्रिड स्टेटस ब्रैकेट में सेल्फ gp इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ग्रिड पोजिशन। ग्रिड पोजीशन लिस्ट को हमने जीपी में स्टोर कर दिया है। अब एक फॉर लूप चलाएंगे रो के लिए, फॉर रो इन रेंज 3। इसके अंदर एक और लूप चलाएंगे कॉलम के लिए, फॉर कॉल इन रेंज 3। अब हर ब्लॉक का एरिया डिफाइन कर देंगे, एरिया इक्वल टू जीपी ऑफ रो ऑफ कॉलम ऑफ 0 जीपी ऑफ रो ऑफ कॉलम ऑफ 1 ब्लॉक का टॉप लेफ्ट पॉइंट। इसके बाद जीपी ऑफ रो ऑफ कॉलम ऑफ 0 प्लस 100 जीपी ऑफ रो ऑफ कॉलम ऑफ 1 प्लस 100। अब चेक करेंगे अगर वो एरिया क्लिक्ड है और उस ब्लॉक पे किसी ने ऑलरेडी कैप्चर नहीं किया है, तो इफ सेल्फ डॉट इज एरिया क्लिक ब्रैकेट में एरिया एंड सेल्फ डॉट ग्रिड स्टेटस ब्रैकेट में रो ब्रैकेट कॉलम इक्वल टू 0, तो जिस प्लेयर की चांस है वो वैल्यू ग्रिड स्टेटस के लिस्ट में स्टोर हो जाए। तो सेल्फ डॉट ग्रिड स्टेटस ऑफ रो ऑफ कॉलम इक्वल टू सेल्फ डॉट प्लेयर। अब दूसरे प्लेयर की चांस हो जाएगी, तो चेक करेंगे अगर प्लेयर 1 खेल रहा है तो प्लेयर 2 की चांस हो, और अगर प्लेयर 2 खेल रहा है तो प्लेयर 1 की चांस हो जाए। तो टाइप करेंगे इफ सेल्फ डॉट प्लेयर इक्वल टू 1 तो सेल्फ डॉट प्लेयर इक्वल टू 2 एल्स सेल्फ डॉट प्लेयर इक्वल टू 1। अब इस फंक्शन को प्ले गेम फंक्शन के अंदर डिस्प्ले सर्कल्स के नीचे कॉल कर देंगे सेल्फ डॉट अपडेट ग्रिड स्टेटस। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो यहाँ पर पहले प्लेयर 1 का चांस है तो वो एक ब्लॉक कैप्चर करेगा, देन प्लेयर 2, देन प्लेयर 1, देन प्लेयर 2, और इसी तरह से गेम चलेगा। लेकिन यहाँ ये पता नहीं चल रहा कि किस प्लेयर की चांस है, तो उसके लिए चलते हैं अपने प्रोग्राम में। प्ले गेम फंक्शन में अपडेट ग्रिड स्टेटस के नीचे हम लिखते हैं मैसेज इक्वल टू डबल कोट्स में प्लेयर स्पेस प्लस सेल्फ डॉट प्लेयर प्लस डबल कोट में अपॉस्ट्रोफी एस टर्न। तो ये एक मैसेज वेरिएबल बनाएगा जिसमें इन स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देगा। अब हम इसे डिस्प्ले कर देंगे सेल्फ डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर टेक्स्ट ब्रैकेट में मैसेज 20 सेल्फ डॉट रेड 250 400। इसे रन करते हैं तो यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str नॉट इंटीजर टू str। इसका मतलब पाइथन सिर्फ स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकता है, इंटीजर्स को स्ट्रिंग में नहीं जोड़ सकता, और यहाँ पर प्लेयर वेरिएबल इंटीजर है तो इसका हमें टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइप कन्वर्ट करने के लिए हम str फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम सेल्फ डॉट प्लेयर को str फंक्शन के अंदर डाल देंगे। अब इसे रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है कि किस प्लेयर का टर्न है, लेकिन ये गेम एंड नहीं हो रहा, इसमें विनिंग कंडीशन इंक्लूड करनी होगी। विनिंग कंडीशन तब होगी जब कोई भी प्लेयर एक स्ट्रेट लाइन में 3 ब्लॉक्स कैप्चर कर लेगा। तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है रोज में, कॉलम्स में या फिर डायगोनल्स में। रो में अगर पहली रो बन जाए तो ग्रिड स्टेटस कुछ इस तरह से दिखेगा, दूसरी रो पे इस तरह से, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट डायगोनल,
सेकंड डायगोनल। तो इसी तरह से पता लगा सकते हैं ग्रिड स्टेटस में चेक करके कि कोई प्लेयर विन हो गया है। चलिए इसे प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन टू चेक इफ वन डेफ विन चेक ब्रैकेट में सेल्फ रोज एंड कॉलम्स चेक करने के लिए मैं एक लूप चलाऊंगा और i इन रेंज 3 जो कि 0 to 2 तक चलेगा। अब चेक करेंगे रोज के लिए, if self dot grid status of I of 0 equal to self dot grid status of I of 1 equal to self dot grid status of I of 2 is not equal to 0। मतलब अगर ये तीनों सेम है और 0 नहीं है तो रिटर्न कर दो उस रो में किसी भी ब्लॉक की वैल्यू। रिटर्न self dot grid status of I of 0। अब चेक करेंगे कॉलम के लिए, elif self dot grid status of 0 of I equal to self dot grid status of 1 of I equal to self dot grid status of 2 of I is not equal to 0। तो रिटर्न कर दो उस कॉलम में किसी भी ब्लॉक की वैल्यू। रिटर्न self dot grid status of 0 of I। अब चेक करेंगे पहले डायगोनल के लिए, ये इस लूप से बाहर होगा। if self dot grid status of 0 equal to self dot grid status of 1 equal to self dot grid status of 2 is not equal to 0। तो रिटर्न कर दो सेंटर ब्लॉक की वैल्यू। रिटर्न self dot grid status of 1 of 1। अब चेक करेंगे डायगोनल 2 को, elif self dot grid status of 0 of 2 equal to self dot grid status of 1 equal self dot grid status of 2 of 0 is not equal to 0। तो रिटर्न कर दो सेंटर ब्लॉक की वैल्यू। रिटर्न self dot grid status of 1 of 1। अब अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती, मतलब अगर कोई भी प्लेयर नहीं जीता तो रिटर्न कर देंगे 0। तो टाइप करेंगे रिटर्न 0। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसमें कि हम विनिंग स्टेटस कैप्चर करेंगे। तो self dot win status equal to 0। अब wincheck फंक्शन कॉल करेंगे प्लेयर्स के ब्लॉक कैप्चर करने के बाद। तो हम आ जाते हैं अपडेट ग्रिड स्टेटस फंक्शन में। अब हम इस इफ कंडीशन से पहले winstat वेरिएबल में विनिंग स्टेटस कैप्चर कर लेते हैं। तो टाइप करेंगे self dot win status equal to self dot wincheck। अब एक और चेक लगा देते हैं, if self dot win status equal to 0 और इसके नीचे if कंडीशन को इंडेंट कर देते हैं। तो इससे ये होगा कि जब तक win status 0 रहेगा, मतलब जब तक कोई नहीं जीता तब तक प्लेयर्स आपस में चांसेस सफल करेंगे और साथ ही साथ यही कंडीशन ऊपर भी लगा देंगे ताकि विनिंग के बाद कोई ब्लॉक कैप्चर ना कर सके। तो हम if इस एरिया वाली कंडीशन के आगे एक और कंडीशन ऐड करेंगे and self dot win status equal to 0। अब विनिंग मैसेज डिस्प्ले करने के लिए प्ले गेम फंक्शन में अपडेट ग्रिड स्टेटस के नीचे लिखते हैं if self dot win status not equal to 0 कोलन मैसेज इक्वल टू कोट्स में player प्लस str of self dot player प्लस कोट्स में wins और else में दूसरा मैसेज डाल देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लेयर 1 ने 3 ब्लॉक्स कैप्चर कर लिए हैं स्ट्रेट लाइन में। तो नीचे प्लेयर 1 विंस मैसेज डिस्प्ले हो गया और अगर इसके बाद मैं किसी ब्लॉक पे क्लिक कर रहा हूँ तो कैप्चर एक्शन काम नहीं कर रहा, वो डिसेबल हो गया है। अब देखते हैं विनिंग लाइन कैसे ड्रॉ करें सर्कल्स के बीच में से। तो हमें कुछ इस तरह से विनिंग लाइन चाहिए। पहले ब्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट है ये और विनिंग लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट है ये और एंड कोऑर्डिनेट है ये। तो अब हमें विनिंग स्टेटस के साथ
ये भी चाहिए होगा कि किस रो, कॉलम या डायगोनल में विन किया है, ताकि हम उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर पाएँ। तो चलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे और देखते हैं इसे कैसे अचीव किया जाए। इसके लिए सबसे पहले विन स्टेटस वेरिएबल में कुछ चेंजेस करेंगे। विन स्टेटस वेरिएबल को हम एक टपल में चेंज कर देंगे, जिसकी पहली वैल्यू डिनोट करेगी कौन सा प्लेयर जीता है, दूसरी वैल्यू डिनोट करेगी कौन सी रो, कॉलम या डायगोनल में कोई प्लेयर विन हुआ है, और तीसरी वैल्यू डिनोट करेगी कि वो रो है या कॉलम है या डायगोनल है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसे हम 0,0, नन दे देंगे। अब जाएंगे विन चेक फंक्शन में और यहाँ पे रिटर्न करेंगे जो विनिंग स्टेटस है। तो रो कंडीशन के लिए पहली वैल्यू प्लेयर नंबर, दूसरी वैल्यू रो नंबर और तीसरी वैल्यू रो। ऐसे ही कॉलम के लिए भी करेंगे। अब डायगोनल के लिए भी पहली वैल्यू प्लेयर नंबर, दूसरी वैल्यू 1, तीसरी वैल्यू डायगोनल, और ऐसे ही डायगोनल 2 के लिए करेंगे। और इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो रिटर्न 0,0, नन। अब जाएंगे अपडेट ग्रिड स्टेटस फंक्शन में। यहाँ पे दोनों इफ कंडीशन में विन स्टेटस यूज है, उसे चेंज करके विन स्टेटस ऑफ 0 कर देंगे। अब जाएंगे प्ले गेम फंक्शन में और यहाँ भी इफ कंडीशन में ऐसा ही करेंगे। चलिए देखते हैं इसे रन करके। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अब आ जाते हैं वापस प्रोग्राम स्क्रीन पे। यहाँ पर अब विनिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिस्प्ले विनिंग लाइन, डेफ डिस्प्ले विनिंग लाइन ब्रैकेट सेल्फ। अब चेक करेंगे कि अगर विन स्टेटस की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कोई प्लेयर विन हो चुका है। इफ सेल्फ डॉट विन स्टेटस ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर विन हो गया है तो अब चेक करेंगे कि क्या रो में विन हुआ है। इफ सेल्फ डॉट विन स्टेटस ऑफ 2 इक्वल टू रो, तो विनिंग लाइन के लिए 2 पिक्सल हाइट का रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे। तो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, विन लाइन इक्वल टू 120, 100 प्लस 100 इंटू सेल्फ डॉट विन स्टेटस ऑफ 1, 260, 2। 120 हर रो के लिए पहला कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। y की वैल्यू पहली रो के लिए 100 रहेगी और बाकी रो के नंबर के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होगी। अब रो नंबर में हमने ऊपर i वैल्यू रिटर्न की थी, मतलब कि इंडेक्स। तो पहली रो का इंडेक्स 0 होगा तो रिजल्ट 100 आएगा, दूसरी रो का इंडेक्स 1 होगा तो रिजल्ट 200 आएगा और तीसरी रो का रिजल्ट 300 आएगा। 260 रेक्टेंगल की विड्थ, मतलब रो में पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस, जो कि 260 है, और हाइट हमने दिया है 2। अब हम रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे। तो टाइप करेंगे सेल्फ डॉट pg डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट ब्रैकेट में सेल्फ डॉट स्क्रीन, सेल्फ डॉट रेड, विन लाइन। इसी तरह दूसरा चेक लगाएंगे कॉलम के लिए। रो वाली तीनों लाइन कॉपी कर लेते हैं और इनको नीचे पेस्ट कर देते हैं। इफ को चेंज करेंगे एलिफ में, रो की जगह टाइप करेंगे कॉलम, 120 की जगह टाइप करेंगे 150 प्लस 100 इंटू सेल्फ डॉट विन स्टेटस ऑफ 1, क्योंकि पहले कॉलम के मिडिल की x वैल्यू 150 है। दूसरी वैल्यू में चेंज करेंगे 70, क्योंकि सारे कॉलम्स की y वैल्यू सेम रहेगी। ग्रिड स्टार्ट होता है 50y पोजीशन से, हमने 20 पिक्सल का गैप दिया है, तो 50 प्लस 20 इक्वल टू 70। कॉलम वाली लाइन की विड्थ रहेगी 2 पिक्सल और हाइट रहेगी 260। अब चेक लगाएंगे डायगोनल के लिए। तो पहले चेक करेंगे डायगोनल 1 के लिए, एलिफ सेल्फ डॉट विन स्टेटस ऑफ 2 इक्वल टू डायगोनल एंड सेल्फ डॉट विन स्टेटस ऑफ 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर हम 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो टाइप करेंगे सेल्फ डॉट pg डॉट ड्रॉ लाइन सेल्फ डॉट स्क्रीन, सेल्फ डॉट वीरेड, 130, 80 एक टपल में, 370, 320 दूसरे टपल में। ऐसे ही ऊपर वाली लाइन कॉपी कर देंगे और यहाँ पर y पोजीशन की वैल्यूज़ को 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो 80 हो जाएगा 81, 320 हो जाएगा 321। ऐसे ही ये तीनों लाइंस डायगोनल 2 के लिए कॉपी कर देंगे। यहाँ पर इफ कंडीशन में 1 की जगह 2 कर देंगे, मतलब सेकंड डायगोनल। लाइंस में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे आपस में। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो प्ले फंक्शन में अपडेट ग्रिड स्टेटस के नीचे टाइप करेंगे सेल्फ डॉट डिस्प्ले विनिंग लाइन। अब इसे रन करके देखते हैं। एक बार रो के लिए चेक करते हैं।
एक बार कॉलम के लिए चेक करते हैं, एक बार डायगोनल के लिए चेक करते हैं। तो हमने देखा सब अच्छे से काम कर रहा है। नाउ लेट्स सी, अगर सारे ब्लॉक्स फिल हो जाए और कोई भी प्लेयर नहीं जीते, मतलब गेम ड्रॉ हो गया, तो इसके लिए जाएंगे विन चेक फंक्शन में और एक फॉर ईच लूप चलाएंगे, फॉर रो इन सेल्फ डॉट ग्रिड स्टेटस। देन एक और फॉर ईच लूप चलाएंगे ईच ब्लॉक के लिए, फॉर ब्लॉक इन रो। अब चेक करेंगे कि क्या वो ब्लॉक 0 है। इफ ब्लॉक इक्वल टू 0, मतलब अगर एक भी ब्लॉक 0 होगा यानी कि अनकैप्चर्ड होगा तो गेम अभी बचा है और हम रिटर्न करेंगे रिटर्न 0,0, नल। ऊपर से अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो मतलब कि गेम ड्रॉ हो चुका है, तो हम रिटर्न करेंगे रिटर्न 3,0, ड्रॉ। क्योंकि 1 और 2 प्लेयर्स के लिए है तो हम रिटर्न 3 करेंगे। अब देखते हैं ड्रॉ मैसेज स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले होगा। तो हम जाएंगे प्ले गेम फंक्शन में, यहाँ पे विन चेक कंडीशन के अंदर एक और चेक लगाएंगे, इफ सेल्फ डॉट विन स्टेटस ऑफ 0 इक्वल टू 3, मतलब कि ड्रॉ, तो मैसेज को चेंज करके ड्रॉ कर देंगे, मैसेज इक्वल टू ड्रॉ, एल्स बाकी का मैसेज। अब देखते हैं इसे रन करके। तो ये देखिए यहाँ पर ड्रॉ मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अब बनाते हैं गेम में रीस्टार्ट बटन। तो उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले रीस्टार्ट बटन के कोऑर्डिनेट्स के लिए एक वेरिएबल बना देते हैं, सेल्फ डॉट रीस्टार्ट अंडरस्कोर एरिया इक्वल टू 200, 430, 300, 480। ये 200 और 430 रीस्टार्ट बटन के टॉप लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स हैं और 300, 480 बॉटम राइट कोऑर्डिनेट्स। अब क्रिएट करते हैं फंक्शन डिस्प्ले रीस्टार्ट बटन, डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर रीस्टार्ट btn ब्रैकेट में सेल्फ। पहले रीस्टार्ट बटन के लिए रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट सेट कर देते हैं, रीस्टार्ट अंडरस्कोर पॉज इक्वल टू सेल्फ डॉट रीस्टार्ट अंडरस्कोर एरिया ऑफ 0, सेल्फ डॉट रीस्टार्ट अंडरस्कोर एरिया ऑफ 1, 100 विड्थ, 50 हाइट। अब रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, सेल्फ डॉट pg डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट ब्रैकेट में सेल्फ डॉट स्क्रीन, सेल्फ डॉट ब्लू, रीस्टार्ट अंडरस्कोर पॉज। अब टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं, सेल्फ डॉट डिस्प्ले अंडरस्कोर टेक्स्ट ब्रैकेट कोट्स के अंदर रीस्टार्ट, साइज 20, कलर सेल्फ डॉट वाइट, सेल्फ डॉट रीस्टार्ट अंडरस्कोर एरिया ऑफ 0 + 50, क्योंकि विड्थ है 100 तो उसका हाफ हुआ 50, सेल्फ डॉट रीस्टार्ट अंडरस्कोर एरिया ऑफ 1 + 25, क्योंकि हाइट है 50 तो उसका हाफ हुआ 25। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं प्ले गेम फंक्शन के अंदर। अब रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर रीस्टार्ट बटन आ रहा है, लेकिन इसको क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा। तो चलिए चलते हैं अपने कोड पे। इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डेफ रीसेट गेम सेल्फ। आपको याद होगा हमने एक फंक्शन बनाया था इस एरिया क्लिक्ड, जो चेक करता है कि क्या वो एरिया क्लिक्ड है। तो टाइप करेंगे इफ सेल्फ डॉट इज एरिया क्लिक्ड ब्रैकेट में सेल्फ डॉट रीस्टार्ट अंडरस्कोर एरिया, मतलब अगर रीस्टार्ट बटन क्लिक्ड है तो सारे वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे, सेल्फ डॉट प्लेयर इक्वल टू 1, सेल्फ डॉट विन स्टेटस इक्वल टू 0,0, नन, और सेल्फ डॉट ग्रिड स्टेटस इक्वल टू जो डिफॉल्ट वैल्यू है। इस फंक्शन को कॉल करेंगे प्ले गेम फंक्शन के अंदर। चलिए देखते हैं इस फंक्शन को रन करके। तो यहाँ पे ये रीस्टार्ट बटन अच्छे से काम कर रहा है। अब देखते हैं कि प्लेयर्स के नाम इनपुट कैसे लिए जाएं और फिर उन्हें गेम में डिस्प्ले कैसे किया जाए। तो चलते हैं अपने कोड पे। इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सेल्फ डॉट प्लेयर नेम्स, और इसको एक लिस्ट बना देते हैं। इसके अंदर 3 वैल्यू होंगी, नन, name1, name2। अब एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, गेट प्लेयर नेम्स। सो डेफ गेट नेम्स ब्रैकेट में सेल्फ। इसमें लिखेंगे सेल्फ डॉट प्लेयर नेम्स ऑफ 1 इक्वल टू इनपुट एंटर प्लेयर 1 नेम। तो इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेगा और उसे प्लेयर नेम्स लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स पे प्लेस कर देगा। सेल्फ डॉट प्लेयर नेम्स ऑफ 2 इक्वल टू इनपुट एंटर प्लेयर 2 नेम।
ऐसे ही player 2 का नाम यूज़र से इनपुट लिया जाएगा। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे kminute फंक्शन के अंदर। तो पहली लाइन में टाइप करेंगे self.getNames। अब ये नेम्स कैसे डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पे, इसके लिए चलते हैं प्ले गेम फंक्शन में। यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं player 1 टर्न और player 2 टर्न। तो इसके लिए players प्लस str ऑफ self.player को चेंज करके लिख देंगे self.playerNames ऑफ self.player। इसको रन करके देखते हैं। player 1 नेम डालते हैं जॉन, player 2 नेम डालते हैं जेकब। ये एप्लीकेशन ओपन हो गई। तो आप देखेंगे अब player 1 की जगह प्लेयर्स नेम आ रहे हैं। तो अब हमारा गेम कंप्लीट हो चुका है और सारी फंक्शनैलिटीज़ काम कर रही हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने पाइथन में काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।